वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम यूनिट के बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड इट्स फॉर्मूला टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग, डिफाइन सिंपल बेंडिंग एंड प्योर बेंडिंग, explain the assumption made in theory of simple bending and derive the expression for bending stresses। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से लॉन्ग, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक की अदर टॉपिक्स से लिंकेज की बात करें तो जैसे कि आपने एसएफडी बीएमडी पहले स्टडी कर रखा है, उस बीम पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, उस बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस कितना डेवलप होगा वो हम यहां पे स्टडी करेंगे। मतलब जो हम बीम हमें डिजाइन करना है तो बीम में स्ट्रेसेस कितना डेवलप हो रहे हैं, क्या वो हमारे परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है, परमिसिबल लिमिट से कम है या नहीं है, ये चेक कब करेंगे आप, जब आपको बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस टॉपिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो ये टॉपिक जनरली हमें बीम को डिजाइन करने में हेल्प करता है। जब भी आप स्ट्रक्चर में बीम को रखते हैं तो बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा या सर्कुलर होगा या आई सेक्शन होंगे, तो अलग अलग सेक्शंस में से हमें ये डिसीजन लेने का मौका मिलता है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन बेटर होगा। इसके लिए इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बेंडिंग होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका है कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग। तो हमने एसएफडी बीएमडी में भी आपको बताया था कि जब ट्रांसवर्स लोड आएंगे तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, शियरिंग और बेंडिंग इफेक्ट। अब बेंडिंग दो प्रकार के होते हैं, सैगिंग एंड हॉगिंग। तो इसी प्रकार से किसी भी बीम पे जब आप लोड देंगे तो बीम आपका क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो हम डायग्राम के साथ अगर शो करें कि लेट ये अगर कोई एक बीम है और बीम पे ऊपर बीम पे आप किसी भी प्रकार का लोड दे दीजिए, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, कपल, जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो जो इसका एक्सिस है, बीम का जो एक्सिस है वो लैटरली यहां से डिफ्लेक्ट हो जाता है। लैटरली क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जो एक्सिस था वो बेंड हो गया। अब तो क्या अब जो एक्सिस है, जो कर्व है, क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में है? तो नहीं है, बीम बेंड हो गया है। तो इस कर्व को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। डिफ्लेक्शन कर्व या आप इसे इलास्टिक कर्व भी बोल सकते हैं, इलास्टिक कर्व। तो कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग में हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, तो बीम पे व्हेनेवर देयर इज अ लोड, देयर इज अ वर्टिकल लोड, बीम विल बेंड। और बेंडिंग सैगिंग भी हो सकता है, हॉगिंग भी। तो एक्सिस का लैटरली डिफ्लेक्ट हो जाना ही बेंडिंग कहलाता है। तो व्हाट इज बेंडिंग, अगर बेंडिंग को डिफाइन करना पड़े तो हम बेंडिंग को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ बीम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन अंडर ट्रांसवर्स लोड और वर्टिकल लोड इज नोन एज बेंडिंग। तो एक्सिस का अपने ओरिजिनल पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन से लैटरली डिफ्लेक्ट कर जाना ही कहलाता है बेंडिंग। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग। आई होप आप कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग समझ चुके होंगे। आप चाहे तो यहां पे सैगिंग, हॉगिंग को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सैगिंग में आपका बीम स्माइल करता था मींस टॉप में क्या होता था, कंप्रेशन, बॉटम में क्या होता था, टेंशन। आप चाहे तो ये भी शो करते हैं कि बीम जो है वो हॉगिंग भी हो सकता है, कि बेंडिंग ऐसा भी हो सकता है जिसके टॉप में कंप्रेशन हो, सॉरी टॉप में टेंशन हो और बॉटम पे कंप्रेशन हो। तो यहाँ पे बीम क्या है आपका, सैड है, मतलब सैड फेस शो कर रहा है, और सैगिंग में बीम स्माइलिंग फेस शो कर रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग। तो अब देखते हैं कि हमने एक टर्म यूज करा था कि सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग क्या होता है। व्हाट इज सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। तो देखिए
शायद हमने इसे एसएफडी बीएमडी में भी आपको डिफाइन करा था कि जब बेंडिंग मोमेंट किसी पोर्शन में कांस्टेंट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते थे, प्योर बेंडिंग। और जिस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता था वहां पे शियर फोर्स क्या होता था, जीरो होता था। सबसे पहले आप पेयर बेंडिंग को डिफाइन कर दें। तो इट इज द रीजन ऑफ द बीम इन विच बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड शियर फोर्स इज जीरो। तो उस रीजन, उस बीम के उस रीजन को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है। मतलब बीम के किसी पोर्शन में अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, मान लीजिए कि हम डायग्राम से शो करें आपको, मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका टोटल लेंथ है 3L। उसके आउटर 2 पॉइंट्स एंड्स का नाम है A और B, और A से L डिस्टेंस पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड है W, और B से भी L डिस्टेंस पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड है W, और C और D के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, तो दो लोड्स यहां पे दिख रहे हैं। अगर आप इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एसएफडी विल बी लाइक दिस कि शियर फोर्स आरए के कारण, आरए क्या होगा, डब्ल्यू होगा क्योंकि सिमेट्रिक लोड है। डब्ल्यू ऊपर गया, कांस्टेंट माइनस डब्ल्यू, देन कांस्टेंट, देन फिर माइनस डब्ल्यू, देन कांस्टेंट, फिर आरबी प्लस डब्ल्यू। तो एसएफडी ये होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो सीडी पोर्शन है उस सीडी पोर्शन में आपका शियर फोर्स क्या है, जीरो। तो जब आप इसका बीएमडी ड्रॉ करोगे तो एंड्स का मोमेंट जीरो होगा, सी एंड डी दोनों का मोमेंट इक्वल होंगे, और कितना होगा, लोड इंटू डिस्टेंस, दैट इज आर ए इंटू एल या आर बी इंटू एल। और बीच में जो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। मतलब जो बीएमडी बनेगा वो ट्रेपीजियम फॉर्म में बनेगा। तो देखिए बीएमडी डब्ल्यू एल है, और डब्ल्यू एल बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है कौन से पोर्शन में, सीडी पोर्शन में। तो इसी सीडी पोर्शन को हम बोलते हैं दिस इज प्योर बेंडिंग पोर्शन, दिस इज प्योर बेंडिंग, या आप उसको सिंपल बेंडिंग भी बोल सकते हैं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं यहाँ पे। तो अपने डायग्राम से आपने प्योर बेंडिंग एक्सप्लेन कर दिया। नाउ ये जो सीडी पोर्शन है, तो जब बीम डिफ्लेक्ट होगा तो बीम तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए बीम कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हुआ लोड के कारण, तो ये जो सी से डी तक का डिस्टेंस है, मतलब इतना जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इतने पोर्शन में जो बीम का जो कर्व है जिसको आपने डिफ्लेक्शन कर्व बोला था, वो कर्व सर्कुलर होगा। मतलब एक सर्कल है, सर्कल से सेंटर का डिस्टेंस अगर हर जगह सेम हो, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सारे कर्व का क्या होता है, सेम होता है। तो ये वाला जो आर्क है, ये आर्क क्या कहलाएगा, सर्कुलर आर्क। तो मतलब सीडी पोर्शन में इसके सेंटर से जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसे, वो हम आगे स्टडी करेंगे अभी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और डी पोर्शन के हर पॉइंट का क्या होगा, सेम। मतलब ये वाला जो रूल, ये वाला जो आर्क है, ये जो कर्वेचर है, ये सर्कुलर लॉ को फॉलो करता है। बट ए टू सी और डी टू बी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है। देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज वेरिएबल। तो जब बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल होता है तो शेप ऑफ कर्व होता है आपका, जो शेप ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व होता है, पैराबोलिक। तो हमने बोला एसी पोर्शन का डिफ्लेक्शन कर्व पैराबोलिक है, डीबी पोर्शन का डिफ्लेक्शन कर्व पैराबोलिक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल है। तो जिस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा उसे हम बोलेंगे प्योर बेंडिंग, और जब बीम प्योर बेंडिंग में होगा, जहां पे शियर फोर्स नहीं होगा, वहां पे जो कर्वेचर होगा वो आपका सर्कुलर आएगा। तो यही होता है प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग को आपने एक लाइन से डिफाइन कर दिया कि द रीजन ऑफ द बीम इन विच बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड शियर फोर्स इज जीरो। तो हम उसी में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं,
तो इन दिस पोर्शन द शेप ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व विल बी सर्कुलर नोन एज सर्कुलर बेंडिंग। इसे सर्कुलर बेंडिंग भी बोला जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि बेंडिंग का कंसेप्ट क्या है और प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग हम किसे बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला और दूसरा लर्निंग आउटकम अचीव हो गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू लर्निंग आउटकम्स। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि जो सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग था उनकी एजम्पशंस क्या है। मींस सर्कुलर कर्व बनने में या बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होने में जो एजम्पशंस हमने कुछ लिया हुआ है वो एजम्पशंस हमने क्या रखा हुआ है। तो व्हाट आर द एजम्पशंस व्हिच आर मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो देखिए जब हम एजम्पशंस की बात करते हैं तो कुछ एजम्पशंस तो वही होंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एजम्पशंस थे। तो सॉम के स्टार्टिंग में हमने कुछ एजम्पशंस आपको बताया था, जैसे कि मटेरियल होमोजेनस और आइसोट्रोपिक होगा, मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, जो मटेरियल का या जो बीम है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो प्रिज्मेटिक होगा। तो कुछ एजम्पशंस तो हम सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, वो एजम्पशंस पूरे सॉम में हर जगह वैलिड है। तो जब भी आपसे एजम्पशन पूछा जाए तो सम ऑफ द एजम्पशंस विल बी सेम एज ऑफ एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लाइक तो देखिए कुछ एजम्पशंस क्या हैं, जैसे कि मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। ये आपको पहले से मालूम है होमोजेनस और आइसोट्रोपिक क्या होता है। मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ, जो यहाँ पे मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। मटेरियल इज इलास्टिक इन नेचर, मतलब हम यहाँ पे केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, इसलिए डिफ्लेक्शन कर्व को हमने इलास्टिक कर्व भी बोला हुआ है। सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड, हम बीम पे सिंपल बेंडिंग में बीम के वेट को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली बेंडिंग मोमेंट्स को कंसिडर करेंगे। बीम इज प्रिज्मेटिक, मतलब बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो प्रिज्मेटिक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो ये सारे एजम्पशंस तो आप जो सॉम में रखा था आपने सेम एजम्पशन यहाँ पे भी आएंगे। नाउ कुछ अलग से और एजम्पशंस हैं, जैसे कि अगर एक बीम है, बीम जब बेंड होगा तो आपको पता है कि एक साइड टेंशन होगा दूसरे साइड कंप्रेशन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन सैगिंग एंड हॉगिंग। तो जब टेंशन कंप्रेशन होगा तो जो यंग्स मॉडुलस आप यूज करेंगे वो दोनों के लिए क्या रखेंगे, सेम। इट मींस द वैल्यू ऑफ the value of E, that is Young's modulus, is same in tension and compression। मतलब मटेरियल के टेंशन कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस का जो हम यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड विदाउट एनी कर्वेचर, मतलब बीम पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, पहले से कोई भी कर्वेचर मतलब पहले से उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उस एनालिसिस के समय हमारा जो बीम है वो परफेक्टली स्ट्रेट है। Now next is eighth assumption, the plane section remains in plane before and after bending। मतलब जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो पहले एक प्लेन में है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन में ही होगा। तो इसके बारे में जो आपका आठवां assumption है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के इस यूनिट के लास्ट में स्टडी करेंगे, जब आपको कंपोजिट बीम्स के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको फ्लिश्ड बीम के बारे में बताऊंगा। अभी सब इतना ध्यान रखना है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स इन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का मतलब होता है कि जो स्ट्रेन है, जो भी बीम के क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल टू वाई है, और वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। अब एनए क्या होता है अभी आपको ये भी नहीं मालूम है, इसलिए इसके बारे में अब बाद में डिटेल में समझ लेंगे। तो एक assumption है कि क्रॉस सेक्शन का मान लीजिए प्लेन एक प्लेन में है, मींस क्रॉस सेक्शन एक प्लेन में है बेंडिंग के पहले, तो बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन में ही होगा, बस इतना भी समझते हैं। इट मींस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। नाउ नेक्स्ट assumption इज
नेक्स्ट है ऑल द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं विल बेंड विद सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर नोन एज सर्कुलर बेंडिंग। मतलब जब बीम बेंड होगा तो सारे क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सबके लिए सेम होगा। उसी को तो हमने सर्कुलर बेंडिंग बोला था, जब कर्वेचर सर्कुलर लॉ को फॉलो करता है तभी सेंटर से इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके लिए क्या होता है? सेम। और ये तभी हो सकता है जब बेंडिंग मोमेंट क्या हो? कांस्टेंट। मतलब ये जो 9th assumption है वो इनडायरेक्टली आपको प्योर बेंडिंग की बात करता है। प्योर बेंडिंग की बात कर रहा है मतलब मोमेंट कांस्टेंट है। मोमेंट कांस्टेंट है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है मतलब सर्कुलर बेंडिंग है। नाउ देखिए लास्ट assumption कि ऑल द सरफेसेस अबव एंड बिलो द न्यूट्रल सरफेस। अब देखिए यहां पे एक टर्म हमने लिया न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस डिटेल में क्या होता है आगे समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रल सरफेस वो सरफेस है जिसपे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब बीम बेंड हुआ तो बीच में जो सरफेस आ रहा है उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसका लेंथ उतना ही रहता है जितना पहले था। तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर का सरफेस और न्यूट्रल सरफेस के नीचे का सरफेस, सारे सरफेसेस डिफॉर्मेशन में जाएंगे क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन होगा। कुछ पार्ट इलोंगेशन में होगा, कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्शन में होगा। मतलब मान लीजिए सैगिंग है तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर का सारा सरफेस कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा और नीचे के सारे सरफेस इलोंगेशन में जाएंगे। तो जब सारे सरफेसेस इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे मतलब डिफॉर्मेशन में जाएंगे विदाउट अफेक्टिंग एडजेसेंट लेयर्स, या हमने बोला विल गो इनटू डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। मतलब एक सरफेस अपने ऊपर या नीचे वाले सरफेस पे या लेयर पे एडजेसेंट लेयर पे किसी प्रकार का फोर्स जनरेट नहीं करेगा। मींस एक का डिफॉर्मेशन अपने एडजेसेंट लेयर पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, सबका डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। सारे सरफेसेस फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट है। आप इस लाइन को किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो 10th assumption is all the surfaces above and below the neutral surface will go into deformation independently without affecting adjacent layers. I hope you have understood all these assumptions. तो पूरे सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग के एनालिसिस में ये 10 assumptions का हमें खास ख्याल रखना है। उसमें से स्टार्टिंग के 4-5 assumptions तो हर जगह कॉपी होते हैं। मेनली यहाँ पे है कि स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू वाई, कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स इन प्लेन, और सारे प्लेन्स में जो होंगे जो डिफॉर्मेशन होगा वो सर्कुलर बेंडिंग होगा, मतलब कर्वेचर कांस्टेंट होगा, और एक सरफेस अपने एडजेसेंट सरफेस पे किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। फिर हमने assumption में क्या देखा था कि बीम जो है वो इनिशियली स्ट्रेट है और विदाउट एनी कर्वेचर है। बीम में किसी प्रकार का बेंडिंग पहले से नहीं होना चाहिए और यंग्स मॉडुलस क्या रहना चाहिए? सेम। मेनली ये 5-6 assumptions हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया कि एक्सप्लेन द assumptions मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। अगर आप इससे अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है उस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे डिराइव करना है। चलिए देखते हैं व्हाट इज बेंडिंग इक्वेशन और फ्लेक्सरल इक्वेशन। बेंडिंग को ही हम फ्लेक्सर भी बोलते हैं, तो फ्लेक्सर से बन गया फ्लेक्सरल इक्वेशन। तो मान लीजिए एक बीम है, उस पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, मतलब जो m है थ्रू आउट द लेंथ क्या है वो कांस्टेंट है। तो देखिए जो सामने बीम बेंड होगा वो कैसा होगा? कुछ बीम बेंड ऐसा होगा सैगिंग फॉर्म में। तो बीम का जो बेंडिंग का शेप होगा वो कैसा होगा? सैगिंग में। तो देखिए सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो बीम जब बेंड हुआ क्या वो सैगिंग शेप में बेंड हुआ। तो टॉप वाले सरफेस को देखिए, टॉप में आपका लेंथ क्या हुआ है? कम हो गया, मतलब टॉप में कॉन्ट्रैक्शन है। नीचे वाले सरफेस को देखिए तो लेंथ बढ़ गया है, मतलब नीचे इलोंगेशन है। और ए बी हमने एक सरफेस शो करा है, ए टू बी जो डॉटेड लाइन से शो करा है वो ए बी सरफेस आपका कहलाता है न्यूट्रल सरफेस। दिस इज न्यूट्रल सरफेस। जिस सरफेस में ना ही इलोंगेशन है ना ही कॉन्ट्रैक्शन है, देखिए वो सरफेस का लेंथ उतना ही है जितना लेंथ पहले था। अब क्या करा हमने, उस सरफेस का एक उस कर्वेचर का कोई तो एक सेंटर भी होगा। मतलब ये जो आपने आर्क ड्रॉ करा है, जो बीम बेंड होने का जो आर्क है, जो कर्वेचर है, उसका कोई सेंटर भी होगा। तो सेंटर से न्यूट्रल सरफेस के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर है मान लीजिए पॉइंट सी, तो सेंटर से जो न्यूट्रल सरफेस का डिस्टेंस है वो है आपका आर, और आपका आर क्या कहलाता है? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका हो गया थीटा, थीटा इज द एंगल। अब AB सरफेस से, जो AB सरफेस है, वहां से हम एक y डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट दिस इज y डिस्टेंस, दिस इज y डिस्टेंस, और y डिस्टेंस पे एक सरफेस है CD सरफेस, दिस इज CD सरफेस। तो एक्चुअली पहले बीम पे आप जाएंगे, जो ऊपर बीम है, इनिशियली आपका न्यूट्रल सरफेस ये होगा, ठीक, सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है, सरफेस जो पास हो रहा है वो न्यूट्रल सरफेस है। यहां से हमने एक y डिस्टेंस लिया, और y डिस्टेंस पे एक सरफेस था आपका, जिसे हमने बोला कि सरफेस क्या है, CD है, CD है सरफेस, और जो न्यूट्रल सरफेस है वो क्या है, AB है। तो जब बीम बेंड हुआ तो AB सरफेस तो AB सरफेस ही रह गया, लेकिन CD सरफेस आपका बन गया C डैश एंड D डैश। जो CD सरफेस था वो बन गया C डैश D डैश, क्योंकि उसका लेंथ क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे उस C डैश D डैश में। तो स्ट्रेन क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेन? तो स्ट्रेन होता क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। मतलब स्ट्रेन को आप ऐसा लिख सकते हैं, C डैश D डैश माइनस CD डिवाइडेड बाय CD। अब देखिए C डैश D डैश को आप क्या लिख सकते हैं, तो R प्लस वाई, जो सेंटर से C डैश D डैश का डिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस वाई इंटू थीटा। तो कर्वेचर है तो R इंटू थीटा लिख दीजिए, तो R प्लस वाई इंटू थीटा, ये हमने लिख दिया C डैश D डैश को। माइनस, अब देखिए क्या है, CD है, तो CD जो है क्या उसको हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि जो CD है वही AB है, तो दिस AB, क्योंकि CD ओरिजिनल CD की बात हो रही है, तो जो CD है वही AB है, डिवाइडेड बाई, अब जो नीचे CD है वो भी क्या बन गया आपका, AB बन गया, लेट वो भी AB है। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे, R प्लस वाई इंटू थीटा, मतलब R थीटा प्लस वाई थीटा माइनस A इंटू बी। अब देखिए AB को हम R इंटू थीटा लिख सकते हैं, फाइनल स्टेप को देखेंगे तो जो AB डिस्टेंस है, AB जो सरफेस है, उसको R इंटू थीटा लिखेंगे, क्योंकि R प्लस वाई तो क्या था, C डैश D डैश था, तो इसको हमने लिख दिया R इंटू थीटा डिवाइडेड बाई R इंटू थीटा। अब देखिए यहां का R थीटा गेट्स कैंसल, और Y थीटा बाई R थीटा अगर लिख रहे हैं, Y थीटा बाई R थीटा, तो यहाँ का थीटा थीटा गेट्स कैंसल, मतलब जो आपका स्ट्रेन आया वो क्या मिला, स्ट्रेन इज y बाई आर, स्ट्रेन इज y बाई आर। मतलब y हो गया आपका न्यूट्रल सरफेस से सरफेस का डिस्टेंस, जिस सरफेस पे आप स्ट्रेन लिख रहे हैं, आप CD का स्ट्रेन लिख रहे हैं तो स्ट्रेन CD लिख देता हूं, तो स्ट्रेन CD का लिख रहे हैं तो y है न्यूट्रल सरफेस से डिस्टेंस, r है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताइए y का डिस्टेंस, क्योंकि y डिस्टेंस है तो mm, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिस्टेंस है mm, तो नो यूनिट, तो स्ट्रेन का नो यूनिट नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं है। अब पता है आपको कि स्ट्रेन तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस भी होता है, ये बात तो मालूम होगा कि स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो हम क्या लिखेंगे इसको, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप अगर रीअरेंज करें, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या ऐसा बन सकता है, दिस इज इक्वेशन नंबर है। तो हमने इसको रीअरेंजमेंट करा कि सिग्मा के नीचे y ले आया और e के साथ r ले आया, तो e बाई r इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बीम का मतलब बीम के स्ट्रेस का एक पार्ट का डेरिवेशन हमने कर लिया। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेन लिखना था, आपका आंसर आएगा, यहां तक हमने डिराइव करा। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, बीम का सेकेंड पार्ट का डेरिवेशन करना है। Now consider a strip of area dA at a distance of y from neutral surface. Neutral surface से y distance पे ये जो C डैश D डैश surface था, लेट उस सरफेस का जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो DA है। हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, जो एरिया कितना है, DA, मतलब एलिमेंटल स्ट्रिप है एरिया DA का। अब जो एलिमेंटल एरिया आपका DA मिल रहा है, तो उस पे फोर्स कितना जनरेट होगा, तो आपको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला, तो एलिमेंटल स्ट्रिप की फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स भी एलिमेंटल होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एलिमेंटल एरिया
तो एलिमेंटल फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एलिमेंटल एरिया। अगर आप इस फोर्स को मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो सी डैश डी डैश सरफेस पे मोमेंट कितना आया, तो फोर्स इनटू वाई करेंगे आप, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, df इंटू वाई। तो यहां पे आपका बन गया सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई, सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई। अब आपको मालूम है प्रीवियस इक्वेशन की सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर ए इक्वेशन में सिग्मा इज ई वाई बाई आर लिख सकते हैं। इट मीन दिस इज ई वाई बाई आर इंटू डी ए इंटू वाई। तो वाई और वाई क्या बन गया, ई वाई स्क्वायर बाई आर इंटू डी ए। अब जो डी एफ बाई वाई था वो आपका क्या बन गया, एलिमेंटल मोमेंट बना। तो एलिमेंटल मोमेंट डी एम इज ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर डी ए। अब क्योंकि वो स्ट्रिप का एलिमेंटल मोमेंट है तो हम पूरे क्रॉस सेक्शन की अगर मोमेंट की बात करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब आपने इंटीग्रेट करा m इज इक्वल टू ई बाई आर वाई स्क्वायर डी ए, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी ए। तो देखिए ये जो वाई स्क्वायर डी ए है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि दिस इज सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने लिख दिया m इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई, और आई कौन सा आई, तो आई ऑफ एन ए न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। या आप अभी समझ लीजिए जो न्यूट्रल सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन की साइड से जो लाइन बन रहा है उस लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं। अभी न्यूट्रल एक्सिस अगले टॉपिक में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी m इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई आ गया। अब इसको रीअरेंज करें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर बी, दैट इज m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। अब देखिए इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इक्वेशन ए आपका क्या था, तो इक्वेशन था सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, और इक्वेशन 2 क्या है कि ई बाई आर इज इक्वल टू m बाई आई। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिख दें देन योर इक्वेशन विल बी लाइक दिस। This is the final equation, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और 3 रेशियो है। तो 3 रेशियो एक ही साइड डिराइव नहीं होंगे, आपको पहले 1 2 सॉल्व करना है, फिर 2 को अलग से सॉल्व करना है, फिर दोनों को आपस में मिलाना है। तो पहला पार्ट हमने स्ट्रेन लिख करके स्ट्रेस और आर का रिलेशन देखा, और दूसरे पार्ट में हमने मोमेंट और इनर्शिया और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देखा। तो इस तरीके से हम पूरे इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो आप पूरे फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक यहां तक आप डिराइव कर देंगे। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप आराम से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चौथा और आखिरी लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, दैट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन। At the end of this lecture, I hope you have understood the concept of bending, जहां पे हमने देखा कि बेंडिंग क्या होता है, डिफ्लेक्शन कर्व क्या होता है, मतलब लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सिस को हम बोलते हैं बेंडिंग। यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सिंपल और प्योर बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग को ही हम प्योर बेंडिंग बोलते हैं। तो जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, शियर फोर्स 0 होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल बेंडिंग, जिसको हम सर्कुलर बेंडिंग भी बोल सकते हैं। यू हैव अंडरस्टूड द assumptions एंड डेरिवेशन। अगर आप इन सारे बातों को इतने अच्छे से समझ चुके हैं